Good morning students, how are you? I hope you are fine and stay at your home। तो प्यारे बच्चों, 9th क्लास, सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस, लेसन चल रहा है हमारा सेकंड। तो जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसके अंदर हमने पढ़ा था रूसी साम्राज्य 1914 और अर्थव्यवस्था और समाज। इसके विषय में हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें पढ़ा था। तो आज का जो हमारा स्टडी पॉइंट है वो है रूस में साम्राज्यवाद। तो रूस के अंदर जो साम्राज्यवाद है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रूस में समाजवाद, ठीक है, समाजवाद, रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। जो 1914 का सन था तो उस टाइम पे जो रूस के अंदर पॉलिटिकल पार्टी थी वो क्या थी, सभी गैर कानूनी थी, ठीक है, अस्थायी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, मतलब ये पार्टी का नाम है रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। जो मार्क्स थे, मार्क्स के विचारों को मानने वाले जो समाजवादी थे, उन्होंने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया, ठीक है, कब, 1898 में। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। जो सरकारी आतंक था, मतलब जो तो इस कारण से उन्हें मतलब गैर जो कानूनी संगठन थे के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था। जो ये पार्टी था इसका एक अखबार भी था। उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे, ठीक है। जो ये पार्टी थी या जो अखबार था उसमें मजदूरों को उसने संगठित किया। अखबार ने, जो अखबार में जो विचारधारा थी उन विचारधाराओं ने मजदूरों को संगठित किया, इकट्ठा किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, ठीक है। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बने। मतलब वो मानने लगे कि मजदूर नहीं, जो किसान है वो क्रांति के मुख्य शक्ति हैं, ठीक है। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देश के मुकाबले ज़्यादा जल्दी साम्राज्यवादी देश बन जाएगा। मतलब उन्होंने सोचा, उनके मन में ये विचार आया कि जो रूस है जो वो क्रांति का नेतृत्व करेंगे, जो किसान है, और जो बाकी जो रूस है देशों के मुकाबले जल्दी, जो अदर जो देश हैं उनके मुकाबले रूस जल्दी क्या बन जाएगा, समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के जो ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय रहे। जो ग्रामीण जो इलाके थे, जो गांव थे, तो वो समाजवादी जो प्रक्रिया थी उसके अंदर सक्रिय रहे, ठीक है, मतलब वो सफल रहे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। इस पार्टी में किसानों के अधिकार के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। मतलब उन्होंने ये मांग की कि जो सामंतों के कब्जे में जो ज़मीन है, जो बड़े बड़े जमींदार हैं या जो निजी संपत्ति वाले व्यक्ति हैं, उनके कब्जे में जो ज़मीन है वो फ़ौरन किसको दी जाए, किसानों को सौंप दी जाए। किसानों के सवाल सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था, ठीक है, लेकिन मानना था कि किसानों में एकजुट नहीं है। जो एकजुटता है या जो सामंजस्य है, एकता है, वो किसानों में नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ किसान क्या थे, अमीर थे। कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। मतलब कुछ किसान जो थे सभी गरीब नहीं थे, कुछ किसान अमीर थे, कुछ किसान गरीब थे, कुछ किसान ऐसे थे जो नौकरों से अपनी खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी सामाजिक
आंदोलनों का हिस्सा नहीं हो सकते थे। मतलब जो ये भेद थे या जो ये अंतर था, कोई गरीब था कोई अमीर था, तो इनके चलते मतलब उनके अंदर जो सामाजिक आंदोलन था उसका वो हिस्सा नहीं बन पाए, क्योंकि जो गरीब थे वो इसका हिस्सा शायद बन गए, लेकिन जो अमीर थे वो इसका हिस्सा नहीं बने। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरा मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन सोचते थे कि जार जो है वो जार शासित रूस जैसे दमनकारी जार, वो जो द्वितीय था, स्टार्टिंग में हमने जो पढ़ा था ये वो वाले हैं। तो शासित जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उनका नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है। दूसरा खेमा मेंशेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। ठीक है। तो ये दो मतलब रूप थे, दो पार्टी थी, दो खेमे थे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा वो है उथल पुथल का समय 1905। ठीक है। तो ये भी साथ में कर लेते हैं। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति, मतलब 1905 के अंदर एक क्रांति हुई जिसे उथल पुथल का समय बोला गया। रूस एक निरंकुश राजशाही था। ठीक है। मतलब जो रूस था वो निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। ठीक है। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहर लगाई। जो उग्रवादी थे उन्होंने इस जो ये क्रांति थी या जो स्थिति थी उसको खत्म करने की सोची। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी जो साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जद्दियों मुस्लिम बहुलक इलाकों का भी उन्होंने क्या किया, समर्थन किया। ठीक है। जो रूसी जो मजदूर थे, मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जो रूसी मजदूर थे उनके लिए जो 1904 का साल था वो बहुत ही बुरा रहा। जरूरी चीज जो ज़रूरत की आवश्यकता की चीज़ों की कीमत इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। मतलब जो उनकी आवश्यकता की या बेसिक जो आवश्यकता की उनकी चीज़ें थी, नीड्स थी, उनकी जो कीमत थी, वैल्यू थी, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। ठीक है। लेकिन जो उनका वास्तविक वेतन होता था वो 20% तक की गिरावट आ गई थी उसके उनके वेतन में। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। जो मजदूर संगठन थे उनकी जो सदस्यता थी, मतलब उन्होंने जल्दी जल्दी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रीजनल वर्कर्स रूसी जो श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स ने उनकी नौकरी से हटा दिया गया, तो मजदूरों ने आंदोलन छोड़ने का ऐलान किया। मतलब जो ये संगठन था, जब उन्हें वहाँ से उन जो 4 सदस्यों को वहाँ से हटाया, तो जो और जो मजदूर थे उन्होंने क्या कर दिया, मतलब चलाने की, आंदोलन छोड़ने की उन्होंने जिद की। ठीक है। नौकरी से उन्हें हटा दिया गया था, इस कारण से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आंदोलन मतलब चलाने की होड़ की। कुछ दिनों के भीतर, मतलब कुछ दिनों के अंदर जो सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने वेतन में वृद्धि और कार्यस्थलों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। मतलब जो ये सेंट पीटर्सबर्ग के थे उन्होंने 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर उन्होंने क्या किया, उन्होंने काम के घंटे घटाकर, पहले कितने थे, 15 घंटे थे या 12 घंटे थे, 10 से 12, 15 भी थे कुछ के, तो उन्होंने क्या बोला कि काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाएं और जो उनका वेतन है उसके अंदर वृद्धि की जाए और जो कार्य स्थिति मतलब जहाँ पे वो काम करते हैं, जो काम करने की उनकी स्थिति है उसके अंदर भी सुधार किया जाए, ये उन्होंने हड़ताल के अंदर मांगे रखी। ठीक है। इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर प्लेस जार का महल के सामने पहुंचा, तो पुलिस और
कोलेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। मतलब जब ये इसी तरह का एक मजदूरों का झुलस या संगठन जब जो पेल्स उनके महल जार के महल के सामने पहुंचा तो वहाँ पे पुलिस ने हम मतलब जो मजदूर थे उनके ऊपर क्या बोल दिया, हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए। जो ये घटना थी, इस घटनाक्रम में 100 से भी अधिक जो मजदूर थे वो मारे गए और लगभग 300 मजदूर क्या हो गए, घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। मतलब खूनी रविवार इसलिए क्योंकि 100 जो मजदूर थे वो मारे गए और 300 घायल हो गए। तो जो खूनी रविवार क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो ये घटना हुई थी वो रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इसको खूनी रविवार बोला जाता है। क्योंकि इस दिन जो मजदूर 100 मजदूर मर गए थे और 300 घायल हो गए थे। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इस घटना को खूनी रविवार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि खूनी रविवार किसे बोलते हैं, क्या कारण है। ठीक है, 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। जो ये खूनी रविवार था, इसी घटना से 1905 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और जो ये घटना घटी थी, ये घटी थी 1904 में। ठीक है, सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दी गई। बहिष्कार का मतलब होता है त्याग करना। ठीक है, तो जो ये 1905 में ये क्रांति हुई तो जो सारे देश के अंदर हड़तालें होने लगी। मजदूर जो संगठन था या जो गरीब तबके के लोग थे वो हड़तालें करने लगे, स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करने लगे। वो जो विद्यार्थी थे उन्होंने कक्षाएं छोड़ दी, कक्षाओं का त्याग कर दिया। और जो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए, जो विश्वविद्यालय थे, कॉलेज थे, वो भी क्या कर दिए गए, बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्य वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियंस की स्थापना की। ठीक है, मतलब जो ये इंजीनियर थे उन्होंने इस संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए इस जो ये यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की। ठीक है, इसके अंदर जो देखो ये नए शब्द आए हैं, मैंने आपको बोल रखा है जो भी नए शब्द आते हैं इनको राइट भी करना है और लर्न भी करना है। तो निरंकुश शाही आता शब्द, निरंकुश शाही होता है राजा का बिना रोक टोक शासन। निरंकुश होता है जिसके अंदर कोई रोक टोक ना हो। ठीक है, एक होता है अंकुश, अंकुश मतलब उसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश होना, कोई पाबंदी होना, कोई बैन होना। ठीक है, एक होता है निरंकुश, निरंकुश का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई भी रोक टोक ना हो, मनाही ना हो। ठीक है, जिसमें किसी प्रकार की टीका टिप्पणी ना हो। तो निरंकुश शाही का मतलब शाही होता है जो राज परिवार होते हैं, राही। ठीक है, तो राजा का बिना रोक टोक शासन, ये होता है निरंकुश। जद्दीदी आया है, रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी हैं ये जद्दीदी। ठीक है, वास्तविक वेतन भी एक शब्द आया, यह वह वेतन है, इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तविक वेतन में कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। जो उसका वास्तविक वेतन है, जो उसका सही वेतन है, उससे वो कितनी वस्तुएं खरीद सकता है। ठीक है, तो वास्तविक वेतन का मतलब ये है। तो नेक्स्ट है इसका 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या डयूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। मतलब जो 1905 की जो क्रांति हुई थी उसी दौरान जो जार थे, जो ये राजा हैं, जार ने एक निर्वाचित मतलब चुनी हुई परामर्शदाता संसद का उन्होंने मतलब एक गठन किया या उसके गठन पर अपनी सहमति जताई या अपनी सहमति दी, उन्हें स्वीकार किया कि इसका गठन होना चाहिए। ठीक है, क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। ठीक है, 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियन अनधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक जो गतिविधियों पर भारी पाबंदी लगा दी गई, जो राजनीतिक गतिविधियां थी उनके ऊपर बैन लगा दिया गया, पाबंदी लगा दी। जार ने पहले डयूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी डयूमा को 3 दिन के भीतर बर्खास्त कर दिया गया, मतलब उसको हटा दिया गया। ठीक है, वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। जो जार थे वो नहीं चाहते थे कि मेरी जो सत्ता है उसके ऊपर किसी तरह का अंकुश हो या पाबंदी हो। ठीक है, या कोई मतलब उसके ऊपर कुछ बोले। ठीक है, उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी डयूमा
में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। मतलब जो तीसरी उसकी डयूमा थी उसके अंदर उसने क्या किया, जो कानूनों में उसने फेरबदल कर दी, मतलब उन्हें उलट पुलट कर दिया, और जो रूढ़िवादी राजनेता थे उसके अंदर वो भर दिए। मतलब जो पुरानी परंपराओं के मान्यताओं के लोग थे वो उसके अंदर डाल दिए। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। जो उदारवादी थे या जो क्रांतिकारी थे उनको उन्होंने वहाँ से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा जो 1905 के अंदर जो क्रांति थी, उसकी उथल पुथल और जो रूस में साम्राज्यवाद था, ये हमने कर लिया है। इसके अंदर जो मजदूर थे या जो हड़तालें हुई थी, खूनी रविवार हैं, तो ये सब आप ध्यान से पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।